अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में आज आपके सामने लेकर किया था रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। जी हाँ बच्चों, यूनिट 4.1 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम उस चैप्टर का सेकंड टॉपिक गोंड आर्ट ये पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो आप YouTube पर BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉर उर्दू मीडियम 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने, जिसमें आज हम गोंड आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने SH रजा के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं गोंड आर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जो वर्ड गोंड लिखा हुआ है, गोंड इज अ ट्राइब। ये एक किस्म के ट्राइब हैं, कबायली लोग हैं। ये एक किस्म के कबायली आदिवासी लोग हैं जो इंडिया में मुख्तलिफ मकामात पर पाए जाते हैं। उसी के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में है कि गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट। ठीक है, गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट। ये एक ट्राइबल आर्ट है, यानी कबायली लोगों में पाया जाने वाला ये एक आर्ट है जो उनके लाइफ स्टाइल में मिलता है। It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. Okay? अब ये जो ट्राइबल आर्ट है, जैसा कि हमें मैप में भी नजर आ रहा है, ये लोग खास करके किन इलाकों में पाए जाते हैं? तो जो डार्क ग्रीन कलर से नजर आ रहा है वहां पर ज्यादा है, और फिर जैसे जैसे जो ग्रीन का शेड लाइट होता जा रहा है वहां पर उनकी पॉपुलेशन कम है। इसको देखते हुए हम अंदाज कर सकते हैं कि दे आर लार्जली इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा एंड उड़ीसा स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ऐसी रियासतें हैं जहां पर गोंड ट्राइब के लोग, गोंड लोग रहते हैं। अब जिन इलाकों में वो रहते हैं की नशोनुमा हुई। From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. ठीक है, ये जो ट्राइब है गोंड ट्राइब, उनके बारे में जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें क्या मालूम होता है कि देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड माइथोलॉजी ना, माइथोलॉजी कहते हैं ऐसी कहानियां, ऐसी बातें जो जिनका कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो रिवायतों के जरिए से चलती चली आ रही हैं, है ना। जैसे हम चूंकि अगर इस्लाम की अगर हम बात करें तो हम इस्लाम में कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही वाज थ्रोन इन द फायर, ना, उनको आग में डाल दिया गया था, बट ही वाज सेव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ अल्लाह एंड द फायर डिड नॉट बर्न हिम, ना, आग ने उनको जलाया नहीं।
ये हमारा ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब कोई दूसरे मजहब का शख्स इस बात को सुनता है तो वो उसके लिए माइथोलॉजी कहलाता है कि ये मजहबी अकीदे और रिवायात हैं। इस बात का चूंकि हम कोई सबूत नहीं पेश कर सकते, हिस्टोरिकली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन चूंकि हमें हमारे मजहब में ये बात बताई गई तो हम तो यकीन करते हैं। लेकिन दूसरे मजहब के लोग इस बात पर यकीन करने के लिए इसे मजहब की बातें या मजहबी बातें समझकर उसे माइथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह हर मजहब में होता है। जैसे हम हिंदू मजहब की अगर हम बात करें तो हिंदू मजहब में एक कैरेक्टर है हनुमान का, है ना। आपने देखा होगा जो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहनों की दुकानें होती हैं या उनके घरों पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जो है वो पहले तो उनकी शक्ल बंदर से थोड़ी हूबहू मिलती जैसी है, लेकिन एक एक तस्वीर में वो एक पहाड़ को अपने हाथ पर उड़ाकर हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकयात को माइथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। तो माइथोलॉजी और उनके ट्रेडिशनल जो टेल्स हैं, उनकी जो कहानियां हैं जो रिवायती तौर पर वो एक दूसरे से आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, इन तमाम बातों से ये अंदाज होता है ना उनकी। अगर हम हिस्ट्री को बात करें कि ये गोंड लोग भारत में कब से हैं, तो इंडिया दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर द अदर इनहेबिटेंट्स केम हियर। कि जो दूसरे लोग इंडिया में रहते हैं, जो दूसरे ट्राइब के लोग रहते हैं या दूसरे नस्ल के लोग जो इंडिया में पाए जाते हैं, उन लोगों से हजारों साल पहले इंडिया में गोंड ट्राइब के लोग रहा करते थे, है ना। इनहेबिटेंट्स कहते हैं किसी जगह पर रहने वालों को। यहाँ पर मुराद जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो दूसरे लोग हैं जो रिहाइश पजीर हैं, जो अलग अलग इलाकों से हिजरत करके यहाँ पर आए थे, उनसे हजारों साल पहले से गोंड यहाँ पर रहते हैं। द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु, अ द्रविडियन लैंग्वेज, है ना। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। गोंडी लैंग्वेज, जो गोंड ट्राइब है उनकी जो लैंग्वेज है वो सिमिलर है तेलुगु से ना। तेलुगु तमिलनाडु वगैरह के इलाकों में बोली जाने वाली जबान है। जिस तरह हम महाराष्ट्र में मराठी का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये वहाँ की इलाकाई जबान है। इट इज अ द्रविडियन लैंग्वेज। अब ये द्रविडियन लैंग्वेज ये क्या है, तो उसे उर्दू में हम द्राविड़ी कहते हैं ना। द्रविडियन दुनिया के सबसे पहले जो लोग, जिन बस्तियों का तस्करा हमें मिलता है हिस्ट्री में, उसमें द्राविड जो कल्चर है वो बहुत पुराना हमें मालूम होता है। इनके बारे में है कि वो सबसे पुराने लोग थे जो इस जमीन पर और खास करके भारत के इलाकों में पाए जाते थे। तो उस उनकी जो जबानें थी उसमें से ही तेलुगु जबान जो है वो डेवलप हुई है। उन्हें द्राविडियन कहा जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हर पैराग्राफ के साथ आपको कुछ इमेजेस नजर आ रहे हैं। ये सभी इमेजेस गोंड आर्ट के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उन इमेजेस को भी गौर करते चलिए। गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया, है ना। जैसा कि शुरू में हमने नक्शे में देखा था, सेंटर में जो गोंड ट्राइब की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, इसीलिए वहां पर उनका जो आर्ट है वो उसी इलाके में ज्यादा स्प्रेड हुआ, फैला हुआ नजर आ रहा है। ओरिजिनली पीपल यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्दन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। शुरू शुरू में क्या होता था, ओरिजिनली, है ना। ओरिजिनली ये बहुत अच्छे से एडवर्ब का यूज किया हुआ है कि शुरुआती तौर पर, हकीकी तौर पर अगर हम बात करें तो इस अदब की शुरुआत लोगों ने अपने घरों में तस्वीरें बनाने से की थी। किस तरह से, दे यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्दन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस, कि लोग अपने घरों की अर्दन वॉल्स, अर्दन से मुराद यहाँ पर मिट्टी से बनी, क्योंकि आज हम अलग अलग किस्म के घर देखते हैं। शुरू के जमानों में या प्रिमिटिव जमाने में
वो जो घर हुआ करते थे उसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुआ करती थी। तो उन दीवारों को रंग करने की बजाय वो लोग उस पर ड्राइंग पिक्चर्स को ड्रॉ कर दिया करते थे और इस तरह इस आर्ट की शुरुआत हुई। Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. ना मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व ना जितने भी फोक आर्ट्स हैं, फोक का मतलब होता है इलाकाई, कि अलग अलग इलाकों में जो आर्ट होते हैं जो वहाँ के आवाम में खास करके मशहूर होते हैं, है ना। आम जब हम जैसा अभी इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था, एस रजा जो है वो एक पेंटर है। तो वो जब कोई पेंटिंग करेंगे तो वो तो एक पेंटर की पेंटिंग कहलाएगी। लेकिन ये जो गोंड आर्ट है ये कोई पेंटर की पेंटिंग नहीं होती, बल्कि ये फोक है। फोक यानी सब लोग इसको अपने अपने घरों में करते हैं। एक अवामी ये हुनर है, अवामी फन है जो सब लोगों में पाया जाता है। और जितने भी इस तरह के आर्ट्स होते हैं उसमें नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स को बनाने के लिए नेचुरल तरीका यूज किया जाता है एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स। अलग अलग किस्म के टेक्निक और वास्तु का इस्तेमाल करके मीडियम्स को यूज करते हुए कलर्स तैयार किए जाते हैं। और ये जो तरीके होते हैं कि कलर्स के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करना है, ये सारी बातें दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस, है ना। हर जनरेशन में आने वाली नस्लें अपने पहले वाली नस्लों से वो चीजें सीख लेती हैं और इस तरह ये जो प्रोसेस है वो फ्लो हो रहा है हर जनरेशन में स्मूथली, ना तेज रफ्तारी के साथ, यानी बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, आसानी से ये तरीका आगे बढ़ता जा रहा है। एंड गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस। ना ऊपर जो बात चल रही थी वो तमाम फोक आर्ट्स के बारे में है और गोंड आर्ट भी चूंकि एक फोक आर्ट है इसलिए उसमें भी ये तमाम चीजें पाई जाती है। यहाँ पर बच्चों एक वर्ड यूज किया हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, और यहाँ पर दिया हुआ है नो एक्सेप्शन, यानी वो भी इससे अलग नहीं है। सो गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन, यानी गोंड आर्ट भी इसी तरह उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो होता रहा है। A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. ठीक है, यहाँ पर अब आर्ट की जरूरत क्यों पेश आती है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि a house decorated with beautiful picture, कि जिस घर में ब्यूटीफुल पिक्चर्स बने हुए हों तो वो हमें एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ना। जब देखिए हम जब किसी का घर तामीर हो जाता है तो जब रंग करने की बात आती है तो हम ऐसे रंगों का इंतखाब करते हैं जो हमें प्लीजेंट एटमॉस्फेयर देंगे, है ना। आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने घर में बिल्कुल गहरे लाल या काले रंग का कलर कर दिया हुआ हो, क्योंकि वो प्लीजेंट नहीं लगते। हम खिलते रंगों का इस्तेमाल करते हैं, हम ग्रीन, पिंक, स्काई ब्लू, येलो या समटाइम्स ऑरेंज, इस तरह के रंगों का इस्तेमाल घरों में करते हैं। क्यों? बिकॉज दे क्रिएट प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, एक खुश आइंद और अच्छा माहौल उसकी वजह से तैयार हो जाता है। Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. कि आर्ट में एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है और प्रिजर्व हो जाता है, सेव हो जाता है व्हाट इज सीन, जिस चीज को देखा है ना। क्योंकि एक आर्टिस्ट अपने पिक्चर में वही चीजें बनाता है जो चीजें वो देख रहा होता है। जैसे इस पिक्चर में अगर हम देखें तो एक हमें पीकॉक नजर आ रहा है, और पीकॉक जो इस शक्ल में नजर आ रहा है, यानी इतने करीब से वो लोग उसे देख रहे थे, इसीलिए ये पीकॉक यहाँ पर हमें ऐसा नजर आ रहा है। इन फोक आर्ट्स you yourself prepare the canvas.
In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw. कैनवास कैनवास का मतलब क्या होता है? जिस पेपर के ऊपर हम पेंटिंग करने वाले हैं उसे कैनवास कहा जाता है। आमतौर से जो पेंटर्स होते हैं वो खास किस्म का पेपर यूज करते हैं ताकि उसके ऊपर वो अपने रंगों को सही तरीके से पेंट कर सके। यहाँ पर फोक आर्ट में उस तरीके का कैनवास यूज नहीं होता, बल्कि हर फोक आर्ट में जो भी पेंटिंग करना चाहे उसे अपना कैनवास खुद तैयार करना पड़ता है। यहाँ मतलब ये हो रहा है कि किस दीवार पर किस तरह से पेंटिंग करनी है, दरवाजों पर कौन सी पेंटिंग करनी है, अंदर के साइड में, बाहर के साइड में, छोटी दीवार, बड़ी दीवार, वो पेंटिंग करने वाले शख्स को खुद ही डिसाइड करना होता है ना। कैनवास, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड कलर विथ विच यू ड्रॉ। This is why creating folk art is a very enriching experience. और इसी वजह से क्या होता है कि फोक आर्ट जो होता है वो बहुत ही enriching एक्सपीरियंस होता है, यानी बहुत ही एक उसमें इनरिचमेंट होता है, बहुत ज्यादा उसमें वसअत होती है कि आप अलग अलग तरीके से उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को, तजुर्बात को शामिल करके मतलब बहुत सारे तजुर्बात से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपका एक फोक आर्ट तैयार। This richness is reflected in the choice of their medium. In the days of past, several things in nature, such as soil of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. This richness is reflected in the choice of their medium. ना, रिचनेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा वैरायटी में होना। तो यहाँ पर जो चूज ऑफ कैनवास और कलर का किस कौन से कलर्स लेने हैं, जैसा आज आपने अगर क्लासरूम के लिए हमें पेंटिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम किसी स्टेशनरी शॉप से जाकर वहां से वाटर कलर हो या कैरयॉन्स हो या पेंसिल कलर हो, स्केच कलर हो, हम इन कलर्स में से कोई एक कलर लेकर आ जाते हैं, पेंटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फोक आर्ट है, खास तौर से जो गोंड आर्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो यूज ऑफ कलर के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, यानी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से हैं, तो उसकी एग्जांपल आगे दिया हुआ है कि इन द डेज ऑफ पास्ट, यानी पुराने जमाने में, सेवरल थिंग्स इन नेचर में पाई जाने वाली बहुत सारी चीजें थी, सच एज। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चों, एक सेंटेंस को किस तरीके से इलेबोरेट किया हुआ है। सेंटेंस ये है, फर्स्ट और लास्ट लाइन अगर आप देखें, सेवरल थिंग्स इन नेचर यूज्ड टू प्रिपेयर कलर्स, ये सेंटेंस है, लेकिन उसके दरमियान में उन तमाम आइटम्स को इंक्लूड करना था, तो उन्होंने कह दिया सच एज, जैसे सॉइल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स, juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung. ना, ये तमाम चीजें हैं, यानी अलग अलग टाइप के जो सॉइल से है, मिट्टी है, देन जूस ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स, ट्री बार्क एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कि जो ट्री के अलग अलग पार्ट से है उससे उसको जूस की शक्ल में उसको घस कर या उसको किसी तरीके से क्रश करके उसमें से कलर निकालना, एंड इवन थिंग्स लाइक कोल, ना, कोल यानी कोयला, कोयले से भी, और फिर काउ डंग यानी जो गोबर होता है जानवरों का, जो मवेशी वो पालते हैं, उसके गोबर से भी वो रंग बनाते हैं। इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर, बनाने के लिए वो अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं। द डिफरेंट कलर्स, various textures and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other
can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys and so easily. देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर हमें नजर आ रही है, अगर इस पिक्चर की ही अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर जिस तरीके से डिफरेंट कलर्स को यूज किया हुआ है, जो किसी नेचुरल तरीके से कलर्स को हासिल करके उसे तैयार किया हुआ है, एंड वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न। टेक्सचर्स एंड देखिए जैसे यहाँ पर जो लीव्स है उसको किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, उसके बाद जो ट्री का ट्रंक है, तने के हिस्से को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, उस पर ये पैटर्न बनाए हुए हैं। इसी तरह जो क्लॉथिंग है वुमेन की, उसको किस तरह से टेक्सचर दिया हुआ है, उस पे किस तरह से कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। ये सभी चीजें दे वर यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल तक उसे इस्तेमाल किया जाता रहा, लेंडिंग अ सिंपलिसिटी टू द आर्ट। और इस तरह करते करते आर्ट में, यानी ये जो गोंड आर्ट है उसमें एक सिंपलिसिटी आ गई, उसके सिंपल से रूल तैयार हो गए। When we see these pictures, ऐसे में जब हम पिक्चर्स को देखते हैं, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful। कि इस तरह से बनाई गई तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कोई दूसरे तरीके से कलर्स ब्रश वगैरह का यूज करके कोई मॉडर्न पेंटिंग अगर हम देखें और इन पेंटिंग्स को देखें तो दे कैन लुक इक्वली ब्यूटीफुल। वो दोनों बिल्कुल बराबर से वैसे ही खूबसूरत नजर आते हैं। यानी ये जो फोक और गोंड आर्ट की पेंटिंग्स हैं वो भी उसी तरीके से खूबसूरत नजर आती हैं जैसे कोई मॉडर्न आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग हमें नजर आएगी। What a deep thought this art conveys and so easily, है ना। इस आर्ट को अगर हम देखें तो इसमें कितने डीप थॉट्स हमें नजर आते हैं कि एक किसी इलाके में पाई जाने वाली तहजीब, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां की माहौल, उसे इस तरीके से कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके जब हमारे सामने पेश किया जा रहा है तो वो तमाम उस माहौल की अक्कासी आसान तरीके से वो आसानी के साथ उसे पेश करते हैं। In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive। अब उसकी कुछ बारीकियों के बारे में बता रहे हैं कि गोंड आर्ट ऑफ स्टाइल, जो गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट है उसमें आउटलाइन जो है वो अलग अलग हो सकती है ना। आउटलाइन क्या होता है कि किसी चीज को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग करने के लिए जो आउटलाइन बनाई जाती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। यानी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन द डिजाइन्स दैट फिल इट, लेकिन जिन डिजाइनों को उसमें फिलअप किया जा रहा होता है, मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव। उस डिजाइन के फिलअप करने की वजह से पूरी पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा लाइवली, जिंदा नजर आने लगती है। यानी हमें ऐसा लगता है कि वाकई में उस पिक्चर में जान पड़ गई हो, एंड इट इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही जाजिब नजर और खूबसूरत नजर आ रहा होता है कि उसे देखने का मन करता है। The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. अब उसमें किस तरह से वैरायटी होती है, डिजाइन किस तरह से फिलअप किया जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में भी अगर हम देखें तो किस तरीके से दो शेड्स में उसको इंक्लूड किया हुआ है, रेड में और ब्लू में। तो द डिजाइन्स इंक्लूड सिंपल टेक्सचर्स ना, सिंपल सिंपल से सादे जो सिंबल्स और टेक्सचर का यूज किया जाता है। और इस टेक्सचर को बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, यूजिंग डॉट्स, डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन स्ट्रेट लाइंस, सीधी लाइंस को यूज करते हैं। देन समटाइम्स दे यूज डॉटेड लाइंस को यूज करते हैं। देन कर्वी शेप्स,
कर्वी शेप्स यानी ऐसे शेप्स जिसमें कर्व हो, घुमाव हो, ऐसी शक्लों का इस्तेमाल किया जाता है, एंड सर्कल्स। इसी तरह स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स, है ना, खास अटेंशन जो दिया जाता है चॉइस ऑफ कलर्स को कि कलर्स किस तरह के होंगे, सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, ताकि जब कलर देकर फाइनल पिक्चर तैयार हो तो उसका जो इफेक्ट है वो अमेजिंग होना चाहिए, बहुत ही हैरत अंगेज और ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत होना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है। देख रहे हैं इस गोट आर्ट के ताल्लुक से, इन टूडेज एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन मेनी मेन हैव टेकन अप गोंड आर्ट, है ना। आज चूंकि कमर्शियलाइजेशन है, कमर्शियलाइज का मतलब क्या होता है, हर चीज जो अपने आप में मुनफरिद है लोग उससे माशी फायदा हासिल करना चाहते हैं, यानी आप कोई अलग चीज तैयार कर सकते हो तो आप उसे फरोख्त करके उसकी कीमत हासिल करना चाहते हैं, इस सोच को कहा जाता है कमर्शियलाइजेशन। ओके, कमर्शियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं उर्दू में तिजारत परस्ताना मिजाज। तो चूंकि आज का पूरा जमाना ही वैसा चल रहा है कि जैसे ही कोई मुनफरिद चीज हमने तैयार की जो दूसरों से अलग है, हम उसकी कीमत हासिल करना चाहते हैं। तो आज के इस जमाने में चूंकि गोंड आर्ट बाकी किस्म के आर्ट से अलग है, इसलिए मेनी मेन हैव टेकन अप गोंड आर्ट, बहुत सारे जो फनकार हैं उन्होंने इसे चूज किया हुआ है, उसे टेकन अप किया है, मतलब इसे अपना लिया है, वो इस तरह के गोंड आर्ट को अपनी पेंटिंग्स में यूज कर रहे हैं। लेकिन बट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट्स प्रोबेबली लाई इन वुमेन्स डेली course like cleaning and decorating the house, dealing with the natural colors in the course of cooking and in their leisure time activities, है ना। हालांकि आज बहुत सारे आर्टिस्ट और पेंटर्स गोंड आर्ट को अपने पेंटिंग्स में यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो असल है, जो रूट है, जो जड़ है, इट लाइज इन वुमेन्स डेली कोर्स, ना, औरतों के रोजमर्रा के कामों में इसकी जड़ें पेवस्त है, जड़ें आज भी वहीं पर है। लाइक क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द हाउस, कि जब वो अपने घरों के रोजमर्रा के कामों के दौरान, घरों की सफाई के दौरान उसकी सफाई और डेकोरेशन पर तवज्जो देते हैं। डीलिंग विद द नेचुरल कलर्स, जब वो कुदरती रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इन द कोर्स ऑफ कुकिंग, है ना, अपने खाना बनाने के दौरान। एंड इन देयर लेजर टाइम एक्टिविटीज, और अपने लेजर टाइम, लेजर कहते हैं फुर्सत के औकात को, कि जब हम कोई काम ना कर रहे हो तो ऐसे काम, ऐसे फ्री और फारिग वक्त के दौरान जब हम इस तरह की, वो जो गोंड ट्राइब की औरतें इस तरह का आर्ट क्रिएट कर रही होती है, असल गोंड आर्ट वही है। इस तरह ये जो हमारा चैप्टर है आबा भागवत, इन्होंने हमारे सामने पेश किया कि उसमें किस तरह गोंड आर्ट एक अपनी इनफरादियत रखता है जो दूसरे आर्ट से काफी अलग है, और उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर हमें बताए और उसकी हिस्ट्री भी बयान की। Dear students, you are watching this video on BMC VTC Urdu YouTube channel. This is a channel of Brihan Mumbai Mahanagar Palika's virtual class. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।